करीब रात के 10 बज रहे थे। एक वीरान सड़क के मोड़ पर एक जर्जर सी चाय की टपरी थी। लकड़ी की पुरानी बेंच पर मोहन और श्याम अपने अपने कुल्हड़ थामे चुपचाप बैठे थे। आसपास गहरा अंधेरा फैला हुआ था। बस जुगनुओं की हल्की सी नीली चमक और दूर से गुजरती गाड़ियों की लंबी खींची आवाजें उस सन्नाटे में हलचल पैदा कर रही थी। उनकी हल्की फुल्की बातचीत एक शापित महल की दास्तान पर आकर थम गई थी। सुना है ना उस पुरानी हवेली के बारे में, वही जो झील के किनारे बिल्कुल चुपचाप डटी रहती है। कहा जाता है कई सालों से वहां कदम रखने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। अरे हाँ, सुना तो मैंने भी है, बल्कि मैं खुद एक बार दिन में वहां तक घूम कर भी आया हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि रात होते ही उस जगह से अलग तरह की रोशनी छलकती है, मानो कोई लालटेन लेकर इधर उधर भटक रहा हो। पर जैसे ही कोई पास पहुंचता है, वहां इंसान तो क्या उसका साया तक दिखाई नहीं देता। हाँ बिल्कुल वही। मेरे ताऊ जी भी हमेशा एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं एक रात ठीक 12 बजे वो उस महल के पास से गुजर रहे थे कि अचानक किसी औरत की ऐसी खौफनाक चीख गूंजी कि पल भर में पूरा जंगल थम गया। उसी समय उनकी बाइक भी बिना वजह झटके से बंद हो गई, मानो किसी ने पीछे से हाथ बढ़ाकर चाबी ही खींच ली हो। सच में? तू ये सब सच बोल रहा है ना? कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? क्या वाकई वहां ऐसा कुछ हुआ था? अरे सोच कर तो देख, जो भी रात के वक्त उस हवेली में गया है वो वापस तो आ गया, लेकिन उसके चेहरे से वो दहशत कई हफ्तों तक नहीं उतरी। और कुछ लोग तो आज तक उस रात के बारे में मुंह खोलने से कतराते हैं। मेरे पिताजी बताते थे कि वो महल कभी राजा यशपाल का किला हुआ करता था। कहते हैं कि वो रातों रात रहस्यमय तरीके से महल से गायब हो गया और तब से उसकी आत्मा उसी जगह भटकती रहती है। लोगों का मानना है कि कभी कभी वो प्रेत किसी इंसान पर साया डालकर उसे घसीटते हुए झील की तरफ ले जाता है और फिर पानी में डुबो देता है। मोहन और श्याम गरम चाय की चुस्कियां लेते हुए उस सुनसान रहस्यमयी महल की कहानियों में पूरी तरह खो चुके थे। रात का गहरा सन्नाटा उनकी हर बात को और भी भारी बना रहा था। तभी अचानक उनके पीछे से एक अनजान सी आवाज उभरी, हाफने जैसी, मानो कोई सांस संभालते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। बाबूजी, बाबूजी, अरे ओ बाबूजी। अरे सोनू, इस वक्त तू यहाँ कैसे आ गया? तेरे चेहरे पर पसीना और सांसें इतनी तेज क्यों चल रही हैं? लग रहा है जैसे तू किसी बेहद डरावनी चीज से भागता हुआ आया हो। सब ठीक तो है ना? बाबूजी, अभी अभी खानपुर से खबर आई है। मामा जी का फोन आया था। नाना जी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। उन्होंने कहा है कि हालत काफी नाजुक है, हमें तुरंत निकलना होगा। क्या कह रहा है तू? ये सब अभी अभी हुआ, लेकिन धर्मपुर तो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है और समय देख, रात के 10:30 बज चुके हैं। इस सुनसान और घने अंधेरे रास्ते पर निकलना क्या समझदारी होगी? तू तो जानता है, रात होते ही इस रास्ते पर कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। बाबूजी, हमें अभी इसी वक्त निकलना पड़ेगा। ऑटो की हालत भी बिल्कुल ठीक है और उसमें पेट्रोल भी अभी डलवाया है। और बाबूजी, वो नाना जी हैं मेरे, याद है ना? आपके ना रहने पर वही मेरा सहारा बने थे। मैं उन्हें ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ दूं? उनकी तबीयत किसी भी पल और बिगड़ सकती है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे पता है वो तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं, लेकिन सच कहूं, ये रास्ता रात के वक्त बेहद सुनसान और खौफनाक हो जाता है। ऊपर से इस जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। तूने सुना ही होगा, पिछले महीने पास वाले गांव के 2 लोग इसी रास्ते से निकले थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी लाश तक नहीं मिली, मानो अंधेरे ने उन्हें पूरा निगल लिया हो। अब श्याम भी धीरे धीरे उनकी बातों में शामिल होने लगा। उसकी आवाज में झिझक की हल्की कंपन और अंदर छिपी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मोहन, मुझे भी सोनू की बात सही लग रही है। तू जानता है तेरे ससुर जी कितने नेक और भले इंसान हैं। अगर उनकी हालत सच में इतनी खराब है तो हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। सोनू के पास ऑटो है, रास्ता भी सीधा है और वो हमारे साथ भी रहेगा। फिर डरने जैसी बात कहाँ? सही बोल रहा है तू श्याम, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हवेली की कहानियां और इतना अचानक आया फोन, दोनों ही मुझे अंदर तक डरा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा हो। सच कहूं तो
मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। आप बस मुझ पर भरोसा करके चलिए। हम नाना जी से मिलकर 3-4 घंटे में वापस भी लौट सकते हैं, और अगर कुछ गड्ढबडू हुई तो वहीं ठहर जाएंगे। सोचिए बाबूजी, अगर हम समय रहते पहुंच गए तो शायद उनकी तबीयत संभल जाए। मोहन, अगर तू कहे तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। देख, ये रास्ता चाहे कितना भी भयानक और सुनसान क्यों न लगे, लेकिन जब हम तीनों साथ होंगे तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है सोनू, तू ऑटो बाहर निकाल कर तैयार रख। मैं घर से थोड़ा जरूरी लेकर आता हूँ। श्याम, अगर तुझे भी घर से कुछ लेना है तो जल्दी होकर वापस आ जा, तब तक मैं भी लौट आता हूँ। ठीक है, मैं भी पहले घर होकर आता हूँ, सबको बता दूंगा, ताकि अगर देर भी हो जाए तो उन्हें चिंता न। हवेली का रहस्य जैसे अब उनकी हदों को लांघ चुका था, मानो कोई अनदेखा साया उनके साथ साथ चल पड़ा हो। खानपुर का सफर सच में सुरक्षित होगा, या इस रात के सन्नाटे में कोई गहरी डरावनी साजिश छुपी बैठी है? अब तो बस यही देखना था कि आगे इस काली रात में क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद सोनू ऑटो में बैठा इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनटों में मोहन और श्याम घर से निकल कर आए और दोनों जल्दी से ऑटो में चढ़ गए। सोनू ने ऑटो स्टार्ट किया और वह धीरे धीरे उस वीरान सड़क पर आगे बढ़ने लगा। मोहन सामने की सीट पर खामोशी से बैठा था, जबकि श्याम पीछे सिर झुकाए चुपचाप टिका हुआ था। ऑटो की हेडलाइट सिर्फ थोड़ी सी दूरी तक की रोशनी फैला रही थी। उसके आगे सब कुछ पूरी तरह गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा फैला था कि अपने ही दिल की धड़कन कानों में साफ सुनाई देने लगी। मोहन, सुना तूने, ये रास्ता दिन में भी थोड़ा खौफनाक लगता था, लेकिन रात में तो हर मोड़ पर एक अलग ही तरह का डरावना सन्नाटा फैला हुआ है। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूलती है तो ऐसा महसूस होता है मानो कोई परछाई हमारे बिल्कुल पास से गुजर गई है। श्याम, सच कहूँ तो डर नस नस तक उतर गया है। ये हवा कैसी अजीब सी आवाजें कर रही है। सुन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल पास आकर धीरे धीरे हमारे कानों में कुछ फुसफुसा रहा हो। और उस पेड़ को देख, उसकी टेढ़ी मेढ़ी परछाई जमीन पर ऐसे पड़ी है जैसे कोई इंसान खामोश खड़ा होकर हमें घूर रहा हो। कसम से मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो परछाई किसी भी पल हमारी तरफ बढ़ने वाली है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। कहते हैं बहुत साल पहले इसी जंगल के बीच एक तांत्रिक रहा करता था। लोगों का मानना है कि उसने छल कपट से कई लोगों को फंसाकर उनकी आत्माओं को इन पेड़ों में बंद कर दिया था, और उसकी अपनी आत्मा आज भी यहीं आसपास भटकती रहती है। अरे भाई, ये सब मत सुना। सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंडी लहर सी दौड़ गई। सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने पीछे से आकर धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। बाबूजी, सच बताऊं, इस घने अंधेरे रास्ते पर चलते हुए मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है। ऑटो की लाइट में जो साए हिलते डुलते नजर आते हैं, उनसे तो मन और भी घबरा जाता है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। लेकिन बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। डर वाली बातें दिमाग से निकाल दीजिए। हम सब साथ हैं, सब बिल्कुल ठीक रहेगा। मोहन, तुम्हें वो किस्सा याद है जब आकाश अपने पूरे परिवार के साथ इसी रास्ते से रात में गुजरा था? कहते हैं उन्होंने देखा था कि एक आदमी की परछाई पेड़ पर उलटी लटकी हुई थी और उसकी आंखें जलती आग की तरह चमक रही थी। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर लगातार उन पर टिकी हुई। श्याम, सुन, अगर तुझे कहीं कुछ भी अजीब लगे ना, तो बस मेरा हाथ पकड़ लेना, और मैं भी तेरे साथ ही रहूंगा। दोनों साथ होंगे तो डर आधा रह जाएगा, वरना ये अंधेरा अकेले इंसान को पलक झपकते ही निगल लेता है। अरे तू तो और डरा रहा है। दिल की धड़कन पहले से भी तेज हो गई है। चल जल्दी उस मोड़ को पार कर लेते हैं, इससे पहले कि सच में कोई अनहोनी हो जाए। मोड़ के करीब पहुंचते ही ऑटो की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में ऐसा लगा जैसे कोई चीज बिल्कुल पास से ये अभी क्या गया? बाबूजी, कसम से मैंने अभी कुछ इधर से सरकते हुए देखा। ऐसा लगा जैसे हमारे बिल्कुल सामने से कोई परछाई तेजी से गुजर गई हो। तीनों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज और धड़कनों की गूंज पूरे ऑटो के अंदर फैल रही थी, मानो सन्नाटा भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। सोनू ने सावधानी से मोड़ काटा
और उसी पल हेडलाइट की रोशनी में कुछ उभरा। खाकी वर्दी में एक आदमी, टोपी इतनी नीचे झुकी हुई कि आंखें दिख ही नहीं रही थी, चेहरा धुएं की परतों में लिपटा हुआ, और वो शख्स बस वहीं खड़ा था, बिना हिले डुले। सोनू के हाथ कांप उठे और उसने झटके से ब्रेक दबा दिए। अरे, इस वीरान रास्ते पर इस वक्त कोई आदमी कैसे खड़ा हो सकता है, वो भी बिल्कुल अकेला? कुछ तो गड़बड़ है इसमें, साफ दिखाई दे रहा है। और देख, उसकी आंखों को अंधेरे में ऐसे चमक रही हैं जैसे धधकते अंगार हो। ये पूरा मंजर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ओए भाई, रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़े हो? जिंदगी से ऊब गए हो क्या? और बताओ, इस काली रात में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी धीरे धीरे आगे की तरफ झुका और सीधा सोनू की आंखों में घूरने लगा। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक रही थी, मानो भीतर कोई खौफनाक आग जल रही हो। इतनी गहरी रात में इस जंगल वाले रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हो तुम लोग? जानते हो, यहाँ अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। कई लोग इस रास्ते से गुजरे मगर वापस कोई नहीं लौटा। और हाँ, मैं भी कभी पुलिस में था, लेकिन अब तो बस इस सुनसान रास्ते का सन्नाटा ही मेरा साथी है। हाँ, सुना तो हमने भी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बुजुर्ग इंसान है और हालत सच में बेहद नाजुक है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना पड़ेगा। और माफ कीजिएगा, आप यहाँ इस सुनसान जगह पर अकेले खड़े हैं। आपकी टीम, आपके साथी या कोई परिचित, वो सब कहाँ हैं? वो कथित पुलिस वाला कुछ क्षणों तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। फिर अचानक उसके होठों पर एक अजीब, ठंडी और अप्राकृतिक मुस्कान फैल गई। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर रूह तक कांप जाए। जहां मैं खड़ा होता हूं, वहां किसी और के लिए जगह बचती ही नहीं। मैं अकेला ही काफी हूं और ज्यादातर मेरे गुजर जाने के बाद कोई ठहर नहीं पाता। अचानक ऑटो के भीतर एक तेज कड़वी बदबू फैल गई, जैसे कोई सड़ी हुई चीज हो या खून से भीगे पुराने कपड़ों की बू उठी हो। श्याम तुरंत अपनी नाक दबा लेता है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मोहन ने सोनू की तरफ देखा, दोनों की आंखों में डर और अनगिनत अनकहे सवाल तैर रहे थे। बाबूजी, ये अचानक कैसी बदबू आने लगी? समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहां से उठ रही है, और पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा एहसास नहीं हो रहा। ये आदमी कुछ अलग ही लग रहा है। उसकी चाल, उसका खड़ा होना, उसकी आंखें, सब कुछ अजीब और असामान्य है। अच्छा, तो तुम ही हो सोनू? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। सीधे सीधे बताइए, आप हैं कौन? एक लंबा भयानक सन्नाटा पूरे माहौल पर छा गया। फिर अचानक वो आदमी सीधा खड़ा हो गया, मानो किसी गहरे रहस्यमयी ख्याल से बाहर निकल आया हो। चलो, अब देर मत करो, कोई तुम्हारी राह तक रहा है। लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर जो दिखता है वो कभी वैसा होता नहीं जैसा नजर आता है। फिर वो बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा। पहले उसकी परछाई धुंधली हुई, फिर धीरे धीरे मिटती चली गई, और अंत में वो खुद भी ऐसे गायब हो गया मानो काले अंधेरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। अरे, कहाँ गया वो? अभी तो यहीं खड़ा था, पलक झपकते ही ऐसे अंधेरे में गायब हो गया मानो कभी था ही नहीं। और देख, वो अजीब सी बदबू भी अचानक खत्म हो गई। सच कहूं तो मुझे लग रहा है ये कोई संकेत था, कुछ होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं। वो चला गया। बाबूजी, श्याम चाचा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ एक पल भी रुकना ठीक है। दिल कह रहा है कि हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाना चाहिए। रात अभी बहुत लंबी है और कुछ भी हो सकता है। चलो, बस आगे बढ़ते हैं। ऑटो फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, न कोई साया, न कोई आदमी। सिर्फ एक सुनसान, लंबी और रहस्यमयी सड़क बची थी, जहां अभी कुछ देर पहले जो भी हुआ था वो किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। ऑटो कुछ दूरी तय कर चुका था। सोनू पूरा ध्यान लगाकर ड्राइव कर रहा था। मोहन और श्याम दोनों गहरी खामोशी में डूबे थे।
उस अजीब पुलिस वाले की बातें और वो अप्राकृतिक बदबू उनके दिमाग में अभी भी घूम रही थी। जंगल अब और भी घना होता जा रहा था, रास्ता और भी सुनसान, खौफ जैसे हर तरफ चिपक कर बैठा हो। और तभी अचानक सामने फिर वही साया उभर आया, वही कपड़े, वही रहस्यमयी आकृति, मानो वो पहले कभी गया ही ना हो। अरे बाबूजी, देखिए, ये वही आदमी है। लेकिन ये कैसे संभव है? वो तो पीछे अंधेरे में गायब हो गया था, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया? सुनिए, अभी कुछ देर पहले हमारी आपसे पीछे वाले मोड़ पर बात हुई थी, है ना? तो फिर आप यहाँ कैसे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं। मैं तो हमेशा से यहीं खड़ा रहता हूँ, इसी मोड़ पर। और तुम ही लोग तो हो ना, सोनू, मोहन और श्याम? तीनों के चेहरों पर गहरा सन्नाटा पसर गया। मोहन का गला अचानक सूखने लगा, मानो शब्द उसके होंठों तक आते ही जम गए हों। सोनू, श्याम, ये आदमी मुझे बिल्कुल इंसान जैसा नहीं लग रहा। इसमें कुछ तो बहुत अजीब है और मेरा यकीन कह रहा है ये हमें इस जगह से आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। ऑटो का इंजन बिना किसी वजह के खुद ब खुद बंद हो गया और आसपास के पेड़ों से अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजने लगी, मानो जंगल खुद जाग उठा हो। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है, हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सोनू कांपते हाथों से बार बार ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। माथे पर पसीने की धारें साफ बह रही थीं। अचानक बिना उसकी कोशिश के इंजन खुद ही घरघराता हुआ चालू हो गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का देकर जगा दिया हो। सोनू ने एक पल भी पीछे देखे बिना ऑटो आगे बढ़ा दिया। तीनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और डर ऐसा कि कोई भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मोहन, मेरा तो दिल कह रहा है कि जिस जगह से हम अभी गुजरे वहां कुछ था, कोई परछाई जैसा। अच्छा हुआ कि हम बिना रुके वहां से निकल आए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो इंसान नहीं था श्याम, उसका चेहरा तो ठीक से नजर ही नहीं आ रहा था, मानो किसी ने उसे घनी परछाई के पीछे छुपा दिया हो। तेज रफ्तार से भागती ऑटो अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। सोनू, मोहन और श्याम, तीनों की धड़कनें अभी भी उस रहस्यमयी मुलाकात गूंज से उबर नहीं पाई थी। रास्ता अब समतल था, लेकिन हवा में एक ठंडी अजीब सी सनसनी घुली हुई थी। हेडलाइट की रोशनी अचानक सड़क के बिल्कुल बीचों बीच किसी अनोखी चीज पर पड़ी। सोनू ने झटके से ब्रेक दबा दिए। बाबूजी, देखिए ये क्या है? सड़क के बीच में ये अजीब सी चीज क्या है? सड़क के बीच एक सूखा, बिल्कुल मुरझाया हुआ पेड़ खड़ा था। उसकी टहनियों पर एक विशाल काला बाज बैठा हुआ था। उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं, मानो किसी दानवी रोशनी से भरी हों। उसकी मौजूदगी के साथ ही हवा जैसे थम गई और पूरा माहौल ठंडा, भारी और बेहद डरावना महसूस होने लगा। तीनों धीरे धीरे ऑटो से बाहर निकले। पहले सोनू, फिर मोहन और सबसे आखिर में कांपता हुआ श्याम। श्याम, ये पेड़ तो पहले यहाँ था ही नहीं, और उस बाज को देख, कितना विशाल है, जरा भी नहीं हिल रहा, बस घूर रहा है हमें। उसकी आंखें भी ठीक नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे उनमें किसी बुरी ताकत की चमक हो। तभी बाज अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाता है और एक भारी आवाज में बोलता है, अगर इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो सच बोलेगा वही आगे जा सकेगा, बाकी सबकी मंजिल यहीं पर खत्म हो जाएगी। तीनों एकदम ठिठक गए, उनकी आंखें डर के मारे फैल गईं। उसी पल काले बाज की एक भयावह चीख जंगल में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो हर पेड़, हर शाखा उस चीख को ध्यान से सुन रही हो। क्या ये पक्षी बात कर रहा है? नहीं, ये कोई साधारण पक्षी नहीं हो सकता। ये तो साफ साफ किसी राक्षस जैसा लग रहा है। नहीं चाचा, अब पीछे नहीं हट सकते। जो भी ये है, हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। नाना जी हमारी राह देख रहे हैं, हमें हर हाल में उनके पास पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, लेकिन अब पीछे लौटना बिल्कुल नामुमकिन था। कालेबाज की लाल आंखें उन पर जमी हुई थीं।
मानो किसी अनकहे सवाल से उन्हें परख रही हों। एक ऐसा सवाल जो उनकी जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी तय करने वाला था। बताओ, वो कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके आते ही हर इंसान कांप उठता है, जिसका कोई चेहरा नहीं, फिर भी उससे सबसे ज्यादा डर लगता है, और जो इस वक्त तुम्हें हर पल महसूस हो रही है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पलों के गहरे बेचैन कर देने वाले सन्नाटे के बाद मोहन ने धीरे से अपने होंठ खोले। डर, बस डर होता है, उसका कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो दिमाग में घर कर ले तो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक लगता है। बाज की लाल लाल आंखें और तेज चमकने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब गहरी गूंज थी। फिर भी वो कुछ पल खामोश रहा। कुछ ही क्षण बाद उसने दूसरा सवाल पूछा। मैं अंधेरे में हमेशा मौजूद रहता हूँ, लेकिन दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हारे पीछे भी होता हूँ, फिर भी तुम मुझसे छू नहीं सकते। बताओ मैं कौन हूँ? और हाँ, मैं इस वक्त भी तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। श्याम थोड़ा सोचता है और फिर धीरे से कहता है, परछाई जो हर पल हमारे साथ चलती है, लेकिन जैसे ही रात का घना अंधेरा उतरता है वो खुद ही उस अंधेरे में खो जाती है। बाज के पंख धीरे धीरे हिलने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू कर हिला रही हो। फिर उसने अपनी गहरी गूंजती आवाज में तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। वो कौन है जो जिंदगी में सोता तो है, मगर मरने के बाद कभी नहीं जागता, जिसकी नींद मौत के बाद हमेशा के लिए थम जाती है? इंसान जिंदगी में तो सो सकता है, लेकिन मौत के बाद न नींद आती है और न ही कोई सपना बाकी रहता है। कुछ क्षणों के लिए एक भयानक खामोशी पूरे जंगल पर छा गई। उसकी लाल आंखें एक पल को बंद हुई और अगले ही सेकंड वो धुएं जैसी काली परछाई बनकर आसमान में घुल गया। रास्ता अब पूरी तरह साफ दिख रहा था, लेकिन हवा में फैली वह ठंडी अजीब उदासी अभी भी हर ओर महसूस हो रही थी। करीब रात के 2 बजे तीनों आखिरकार खानपुर के पुराने घर के सामने पहुंच गए। सोनू तेजी से अंदर भागा, जहां उसके नाना जी आराम से गद्दे पर बैठे पानी पी रहे थे, बिल्कुल ठीक हालत में। थोड़ी देर बाद मोहन और श्याम भी अंदर आए। चेहरों पर हैरानी, खामोशी और उस रात की घटनाओं का हल्का सा डर अब भी चिपका हुआ था। कैसे हो आप? सब ठीक तो है ना? अरे तुम लोग इस वक्त इतनी रात को? क्या हुआ बेटा, अचानक कैसे आ गए? सब ठीक ठाक तो है ना? नाना जी, मैं सोनू हूँ। मुझे रात करीब 10 बजे यहाँ से एक मामा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए हम तुरंत निकल पड़े। आप सच में ठीक है ना? कौन से मामा बेटा? आज तो किसी ने भी फोन नहीं किया। मैं तो अपने कमरे में आराम से सोया हुआ था। मुझे क्या होना था? देख लो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसी पल उन्हें समझ आ गया, जो कुछ भी रास्ते में हुआ था वो इस दुनिया का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। न कोई फोन आया था, न कोई असली खतरा नजर आया, पर उस सफर ने उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी, सबसे अलौकिक और सबसे असामान्य रात का रूप ले लिया था। एक ऐसी रात जिसे वे तीनों अपनी पूरी उम्र में कभी भूल नहीं पाएंगे।